बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुलाकात का प्रोग्राम डॉक्टर्स के साथ चल रहा था, उसकी अगली किस्त लेके आपके सामने हाजिर हैं और बिला ताख़ीर हम वही सेल्फ़ मेडिकेशन और फ़र्स्ट एड के दरमियान फ़र्क और किस हद तक जो है वो फ़र्स्ट एड जो है वो की जा सकती है, हम सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ किस हद तक जा सकते हैं और डॉक्टर्स तक किस वक्त जाना चाहिए। मेडिकल स्टोर पे हम लोग चले जाते हैं, अपनी दवाइयाँ ख़ुद लेने बैठ जाते हैं, तो ये किस हद तक है। और बहुत सारे जो बिल्कुल हल्के फुल्के अमराज होते हैं उस हवाले से जो हमारी क्यूरीज़ हैं उसको हम डॉक्टर से जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है दोबारा से खुश आमदीद आप लोगों को कहते हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि जी सेल्फ़ मेडिकेशन और फ़र्स्ट एड और डॉक्टर के पास जाना, इन तीनों चीज़ों को ज़रा कोई थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिए जी। सेल्फ़ मेडिकेशन बेसिकली वो है जो आप घर में खुद, कोई आपको बुखार है आपने पैराडोल खाई, आपको पेट में दर्द है दवाई खा ली। फर्स्ट एड आती है ट्रॉमा की सूरत में या कोई इमरजेंसी ऐसी है कि जिसमें जान का खतरा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हुआ है उसमें फर्स्ट एड देनी है, किसी को कोई दिल का कोई दौरा पड़ रहा है उसमें फर्स्ट एड देनी है, तो फर्स्ट एड इस हवाले से होती है। अच्छा, बेसिकली मतलब सर की बात थोड़ा सा मैं उसको रीडिफाइन सा करूँगा। बेसिकली जो फर्स्ट एड है ना, दैट इज जस्ट फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट। उसमें आपको सिर्फ क्राइसिस को मैनेज करना है, आपने पूरा सिक्वेले, पूरी डिजीज, हर चीज़ मैनेज नहीं करने की कोशिश करनी। होम मेडिकेशन ये है कि आपने चले फ़र्ज़ करें अक्सर पेशेंट्स होते हैं, फ़र्ज़ करें COPD के, दमा वगैरह के, चेस्ट के पेशेंट्स होते हैं। फैमिली को पता होता है कि इनका सांस खराब होना तो हमने सबसे पहले इनको या भाप देनी है या इनहेलर देना है। दैट इज़ क्राइसिस मैनेजमेंट, दैट इज़ फर्स्ट एड। उसके बाद आप डॉक्टर को ना दिखाएं, घर पे ही एंटीबायोटिक खाते रहें, घर पे इलाज करते रहें, दैट इज़ बेसिकली सेल्फ मेडिकेशन। तो फर्स्ट एड तो वेरी करती है डिजीज़ टू डिजीज़, सिस्टम टू सिस्टम, सेटअप टू सेटअप। ट्रॉमा की अपनी फर्स्ट एड है, हर चीज़ की अपनी है। बट ये कि सेल्फ मेडिकेशन खैर फर्स्ट एड पता भी होनी चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलरली मतलब कुछ डिजीज़ में तो लाजमी फर्स्ट एड पता होनी चाहिए और बाकी सेल्फ मेडिकेशन तो अवॉइड ही होनी चाहिए डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे कोई है सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से या खुद बिलखुसूस ये फर्स्ट एड की कोई तरबियत के हवाले से कुछ है आपके इल्म में? कोई ऐसी कोर्सेज होती हैं लेकिन वो बेसिकली हम डॉक्टर्स के लिए या जो रेस्क्यू वाले हैं उनके लिए होते हैं, जनरल पब्लिक के लिए ऐसा कोर्सेज नहीं होते। वो तो ये है कि हम उनको यूट्यूब के थ्रू या इस तरह जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं इसके थ्रू एजुकेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो कम से कम जो बेसिक डिजीज़ है ना इनकी नॉलेज हर एक होनी। अच्छा, यहीं पे आप ही से बात पूछते हैं कि मिसाल के तौर पर एक हादसा हो जाता है, हम देखते हैं मिसाल को बंदा नीचे गिरा हुआ है तो उसको चलाने फिराने को चलो चलो जी हौसला करो, कुछ नहीं हो गया, चल के दिखाओ। अच्छा, उसकी कोई हड्डी टूटी होती है उसको भी चला के तो और ख़राब कर देते हैं, तो क्या उस वक़्त करना चाहिए? बेसिकली एक बंदा बेहोश हुआ है, उसको वॉमिट हो सकती है, तो इस हवाले से सबसे पहला हमारा क्या काम होना चाहिए? जब भी आप कोई पेशेंट इस तरह में जैसे रोड साइड एक्सीडेंट खासतौर पे इनकाउंटर करते हैं, हमारे इधर जनरल पब्लिक में एक जो है ना वो बहुत बड़ी एक सोच है कि इसको फ़ौरन पानी पिलाओगे तो बच जाएगा। किसी तरह इसके अंदर कोई 2-3 घूंट चले जाए ना इसने बच जाए। अब एक बंदा लेटा हुआ है, अब आप खुद ही सोचें बेहोश है, आप उसको पानी पिला रहे हैं, वो निकल ही नहीं सकता, उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है। उसमें मोस्टली अगर तो वो सांस ले रहा है तो वो पानी फिर सांस के साथ ही जाएगा, तो नहीं जाएगा। दूसरा ये है कि RTA जो रोड साइड एक्सीडेंट है ना, इसमें ये स्पाइन मोरों के फ्रैक्चर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो आप इस तरह के पेशेंट को जिसका खासतौर पे ये सर्वाइकल स्पाइन या जो गर्दन के मोरे हैं ना, ये अगर खुदा ना खास्ता उसका कोई फ्रैक्चर है और आपने उसको उठा दिया ना तो उसका हराम मगज फ़ौरन डैमेज हो जाए, वो डैमेज हो जाए पेशेंट ने एक साहब का पाहिज हो जाए या इवन की डेथ भी हो सकती है इस केस में। क्योंकि हमने अपने हॉस्पिटल में न्यूरो के वार्ड में इस तरह के पेशेंट देखे हैं कि पेशेंट को फ़ौरन उठा के, अच्छा वाला हमने एडमिट किया होता है, वो खुद ही उठा के एक्सरे कराने चले गए, पता लगा जी मरीज़ एमरजेंसी में कोलैप्स कर गए, वो उसके मोरे का मसला था, वो मरीज़ों को उठा के तो खुद ही एक्सरे कराने चले गए। RTA का एक्सीडेंट का जो सबसे आप पेशेंट एनकाउंटर करते हैं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर तो उसकी ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, वो आप प्रेशर दे के उसकी ब्लीडिंग स्टॉप करें। आपके पास कोई रुमाल है, कोई कपड़ा है, रेस्क्यू वाले को कॉल करें। खुद इतने हीरो बनने की आप उस टाइम कोशिश ना करें। लेकिन रेस्क्यू वालों ने भी आने में 5-7 मिनट 10 मिनट लगाने हैं। आपने उतनी देर में 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है जो उस टाइम मौके पे उसके साथ मौजूद बंदे हैं। उन्होंने देखना है कि यार कहीं ब्लीडिंग है, वो हमने रोकनी है। अगर सांस नहीं ले रहा, कोई उसका मुंह खोल के देख लें, उसको हिलाए नहीं, उसका मुंह खोल के देखें, कोई अंदर कुछ जुबान पीछे चली जाती है, कोई चीज़ फंस जाती है, वो आप साफ कर सकते हैं उंगली से।
अगर तो वो बेहोशी की हालत में उल्टी कर रहा है, आप उसकी करवट बदलें सबसे पहले, ताकि वो उल्टी उसके सांस वाली फेफड़ों में ना जाए। ये 3-4 चीजें होती हैं। दूसरे नंबर पे आपने, और डॉक्टर साहब इसके अलावा उसमें देखिए सारी में इस तरह से है कि देखें वही बात आ जाती है यहाँ पे, इलिटरेट होने वाली बात आ जाती है। मतलब पाकिस्तान में सोसाइटी भी है, एज फार एज मेडिकल इमरजेंसीज आर कंसर्न, सोसाइटी टोटली इलिटरेट है। बाहर के मुल्कों में एक जो लेमैन होता है ना, उसको भी BLS पता होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट, कोई बंदा यहाँ खड़ा खड़ा गिर गया है ना, तो मैंने क्या करना है। मैंने सबसे पहले उसकी कौन सी पल्स देखनी है, मुझे मिली तो मैंने क्या करना है, मुझे ना मिली तो मैंने क्या करना है। आप देखें बाहर के मुल्कों में रोड्स पे CPR हो रहे होते हैं, हमारे यहाँ आप देख लें हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, CPR मींस वो जो छाती में दबाव डालते हैं और साथ आर्टिफिशियली सांस देते हैं, उनके लेमैन ट्रेंड हैं, वहाँ पे प्रॉपर एनुअल बेसिस पे रिवीजन क्लासेस करवाते हैं, सब चीजें होते हैं। हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन नहीं किया जाता। अच्छा, क्या ऐसा करवाना चाहिए? कोई अरेंज करें? सारे भाई BLS जो है ना, ये एक लाइफ सेविंग, 2 चीजें ना लाइफ सेविंग है। एक व्हाट टू डू इन केस ऑफ ट्रॉमा, और व्हाट टू डू इफ अ पेशेंट कोलैप्सेस इन फ्रंट ऑफ यू। 2 चीजें ना हर लेमैन को भी पता होनी चाहिए, और अक्सर मुल्कों में ये पता भी होती हैं कि आपके सामने एक पेशेंट गिरा है, आपने वो वहाँ पे CPR जो चेस्ट कंप्रेशंस और वो सारी चीजें, वो लाइफ सेविंग। अगर आपने कर दिया वो बच जाएगा, नहीं किया तो वो खड़क जाएगा। अच्छा, हमारे बहुत सारे आपके इल्म में ही होगा, बल्कि आप दोनों ने तो उसमें शिरकत भी की हुई है। हमने मस्जिद जो है, मॉडल मस्जिद का एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसके अंदर मस्जिदों के अंदर जो है वो डॉक्टर्स को बुलाते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स होते हैं, और असल में अवेयरनेस देनी होती है कि भाई ये अच्छे डॉक्टर अच्छे तरीके से, सिर्फ पैसे के चक्कर में नहीं, वो आपको बिल्कुल सही बात बताएंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे अफराद जो जा नहीं सक रहे होते और वो उन तक भी पहुंच जाते हैं, उनका तारुफ भी हो जाता है, तो ज़रा एक फ़ायदा हो जाता है। क्या हम इस हवाले से भी कोई चीज़ें अरेंज करें? क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल साहब भाई, इस हवाले से तो करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, और साथ उनके वो जो 1122 वाले हैं उनके ऑफिशियल से मिल के तो उनको भी साथ एंगेज कर लेते हैं। 1122 की बात है तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, 1122 वालों में बिलाशुबा उन लोगों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। मैंने ऑनेस्टली देखा भाई, BLS 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब आप इमरजेंसी डील कर रहे हैं ना, रोड साइड इमरजेंसी या ये अपना रूटीन की इमरजेंसीज में, रूटीन की लाइफ में 2 ही चीज़ें, BLS और वही सर वाली बात है, उसमें एक प्रॉपर एल्गोरिथम है ABCD। जब कोई ट्रॉमा होता है ना, आपने सबसे पहले एयरवे देखना है, एयरवे क्लियर है कि नहीं, आपने ब्रीदिंग देखनी है, ब्रीदिंग है कि नहीं, फिर आपने आने कोई ब्लीड कर रहा है तो उसको रोकें, फिर सारी चीजें। यानी ऐसे कोर्सेज करवाने चाहिए इंशाल्लाह। हम रेस्क्यू 1122 वाले ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं यार, पब्लिक के ये जी इस तरह नहीं ना, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि बाहर इस तरह होता है, मतलब BLS के लिए तो कई मुल्कों में होते हैं ना, तो इस तरह हम इसको भी अरेंज करते हैं इंशाल्लाह। आप कोई साथ ज़रूर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह बाकायदा सर्टिफिकेट देते हैं आपको इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम डॉक्टर्स के साथ इंशाल्लाह मिल के और इसी तरह रेस्क्यू 1122 के साथ मिल के इंशाल्लाह इनको अरेंज करेंगे। मुझे याद आ रहा है ऑनेस्टली, मुझे ना एक ना हमारे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में था, एक पेशेंट एडमिट था, बाहर उसके अटेंडेंट थे, उनमें से ना कोई एक कोलैप्स किया, ठीक है। बाय चांस उसको भी अरिथमिया चला था, कार्डियक, मतलब दिल की धड़कन ना बेतरतीब हुई थी और पल्स बिल्कुल गायब हो गई थी। अब हमारे यहाँ हर किसी ने याद कर लिया हुआ है कि कोई खड़ा खड़ा गिर जाए तो टांगे उठा दो। हमारी सोसाइटी में यही है कि कोई खड़ा खड़ा गिर जाएगा ना कि लत्ता उत्ते करो, पिनिया दबाव ठीक हो जाएगा। उसका अरिथमिया चल रहा था, उसकी कैरोटिड, ये जो बड़ी नाली की जो नब्ज है, ये भी एब्सेंट थी, और वो टांगे उठा के बैठे हुए थे। पेशेंट जब तक ICU में लेके आए वो एक्सपायर हो चुका था, ठीक है। और सिंपली ये था कि अगर वहाँ पे किसी को इतना पता होता ना कि इसकी पहले कैरोटिड देखनी है, अगर कैरोटिड आ रही है तो फिर ये करना है, नहीं आ रही तो छाती पे दबाव डालना है, वो सांस देना है और वो कंप्रेशंस देनी है। हम आपके तावन के मुंतज़िर रहेंगे। हम जल्दी कुछ सवालात करते हैं, आप उसके अंदर जो है वो कुछ रिस्पॉन्स करते जाएँ। ये घुटनों की दर्द के हवाले से बहुत सारे अफराद जो हैं इसके पेशेंट हैं, तो इस हवाले से बताएं कि कोई मेडिसिन तो नहीं मैं आपसे कह रहा कि आप उनको बताएं, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर बताएं कि उस हवाले से उनको बेसिकली क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग घुटनों की दर्द के चक्कर में उसको दबवाना शुरू कर देते हैं। तो ये घुटनों की दर्द का जो पेशेंट है, बेसिकली वो बुजुर्ग, ज़्यादा एज में, आर्थराइटिस उसको हम कहते हैं, उनके लिए 2 परहेजें ऐसे मरीज के लिए जरूरी होती हैं। पहले नंबर पे कि वॉशरूम में नीचे नहीं बैठना होता, पैरों के बाहर जिसको कहते हैं, सही है, कमोड वगैरह यूज करना होता है। और दूसरे नंबर पे सीढ़ियों का एहतियात करना होता है कि कम से कम चले, और अगर कुछ जूते नरम पहन सकते हैं तो वो पहने।
अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुर्दों के हवाले से, क्योंकि आपका वो चूँकि फील्ड में भी आता है अल्ट्रासाउंड के शोबे, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जो रीनल स्टोन या गुर्दों की पथरी वाले हैं। उसमें अब कुछ जो पेशेंट्स हैं वो तो जेनेटिकली होते हैं, यानी कि उनमें एक जेनेटिकली एक टेंडेंसी है कि उनमें स्टोन बनने का चांस ज़्यादा होता है। पानी कम ज़्यादा पीने का इसके हवाले से कोई इसके साथ ताल्लुक तो है, पानी कम पिएंगे तो जो गुर्दे के फाजिल मादे हैं जो खारिज होने थे वो कम खारिज होंगे। उसमें यह है कि वो वाले मादे गुर्दे में जमा होने का चांस ज़्यादा है। उसमें भी होता है कि यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन होता है, उससे मज़ीद जो है वो स्टोन बनने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि अगर आपको पता लग जाता है कि मेरी पथरी किस नौयत की है, किस चीज़ से बनी हुई है, फिर उसके लिहाज से हम उसकी कंपोजिशन के लिहाज से वो डॉक्टर उनको बता देते हैं कि आप इन चीज़ों से परहेज़ करें, आपकी पथरी जो है वो इस चीज़ से बनी हुई है। ये क्या मिथ ही है कि चावल खाने से ही पथरी बनती है? और इसी तरह ये जो कार्बोहाइड्रेट्स पे मबनी है जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, इससे भी पथरी जो है वो बनती है, दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि ये मिथ है या कोई? से ये जो खास तौर पे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं ये एक मेजर कॉज करती हैं, क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना उसकी कंपोजिशन करवाती हैं ज़्यादा उसको। और ये चावलों वाली क्या मिथ है? चावलों वाली तो मेरे हिसाब से मिथ ही है, सिर्फ ऐसा ग्रीन वेजिटेबल्स का थोड़ा ऑक्सलेट्स होते हैं तो वो जरा अवॉइड। चावलों पे तो है जी, खा सकते हैं जी, आप खुले दिल चावल खाएं आप लोग, मैंने कह दिया, बल्कि मैंने नहीं कहा, ये डॉक्टर्स ने कहा, कंसेंसस डेवलप कर लिया हमने ज़बरदस्ती इनसे। अच्छा, इसी तरह के आपसे ये डॉक्टर साहब के दिल का जो दौरा आमतौर पर पड़ता है तो उस वक्त फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, क्योंकि कैसे महसूस होता है, कोई किस जगह के ऊपर दर्द होती है? बात एक्चुअली ये है कि एक तो टटिपिकल हम जिसको चेस्ट पेन बोलते हैं ना, वो तो बिल्कुल सेंट्रल पे सेंट्रल चेस्ट पे आपको बोझ फील होता है। अच्छा, ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, आपको लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा होगा, स्वेटिंग किसी पेशेंट को होती है, किसी का दिल ख़राब हो रहा होगा, किसी का बाज़ का इवन के डिजीज़ एडवांस्ड हो तो सांस भी ख़राब हो सकता है, एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं साथ टिपिकल चेस्ट पेन में। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, ये टिपिकल जो सिम्टम्स है ना ये आपको यंग और नॉन डायबिटिक्स में मिलता है, जो यंग है और जिनको शुगर नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम तब आता है जब एजेड पेशेंट्स की बात आती है, शुगर के मरीजों की बात आती है, वहाँ पे होती है एटिपिकल चेस्ट पेन। किसी को कोई मसला नहीं हो रहा, सिर्फ पसीने आ रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग है, वो बेसिकली शुगर के मरीजों की जो होते हैं ना नर्व्स जो होती हैं बेसिकली वो बेसिकली डैमेज हो गई होती हैं, तो उन्हें टिपिकल सिम्टम्स नहीं आते। एक चीज़ है, अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड सिम्टम आ रहे हो, अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग है या चेस्ट पेन है, तो मैक्सिमम जो खुद करें एक एंजिसिड और एक डिस्प्रिन, इससे ज़्यादा खुद कुछ भी ना करें। इमीडिएटली गो टू हॉस्पिटल एंड गेट एन ECG डन, दैट्स इट। अच्छा, इसमें ये बताइए कि नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह जो है हो जाता है, अमूमन जो खांसी वगैरह होती है, खांसी क्या वो बाज़ खांसी ऐसी होती है जो बलगम के साथ आ रही है, बिल्कुल को खुश्क खांसी होती है, अजीबो गरीब आवाज़ ही बदल जाती है, तो फौरी तौर पे घर में कौन सा ऐसा सिरप वगैरह, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, एक वो कौन सा ऐसा सिरप वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे पहले तो स्टीम भाप लें, सही भाप लेने से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। और दूसरे नंबर पे अगर साथ गले में दर्द वगैरह भी है तो साथ नीम गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर सिरप वगैरह जनरली बहुत सारे कफ सिरप हैं, कोई भी एक आप ला के रख लें, वो भी इतना यूज़ करें कि अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं मतलब है कि एक बाज़ों का ऐसा होता है रात को खांसी शुरू हुई या नहीं डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता, तो उस वक्त जो है वो हल्की फुल्की के लिए ये पूछा जा रहा है। कफ सिरप कोई भी यूज़ कर लें, बेसिकली आ जाके एक ही जैसी मेडिसिन हैं सारों में, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन जो आपको सूट कर रहा है कफ सिरप वो उस टाइम इमरजेंसी के तौर पे ले लें। लेकिन वही बात है कि हम सेल्फ मेडिकेशन को इतनी करते हैं कि हमने यूज़ किया, हमें पता है फ़र्क पड़ गया है, तो हम कहते हैं बस। अच्छा, इस हवाले से एक बात ये बताइए कि आपने बल्कि जो पीछे एक प्रोग्राम हमारा हुआ था मस्जिद के अंदर, उसके अंदर भी आपने इब्तिदा में कुछ बातें बताई और बड़ी मुफीद थी उस वक़्त, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी बताइए कि जो आमतौर पे पेन किलर खाते हैं, तो पेन किलर जो है वो खाने से मैदे की दर्द क्यों होती है? पेन किलर जो ख़ास तौर पे हमारे इधर यूज़ होते हैं, डिक्लोरान हो गया या ब्रूफन, पोन्स्टान, ये जो एसिड का लेवल होता है ना मैदे में, ये इसको इंक्रीज़ कराती हैं, और जो झिल्ली होती है मैदे के इर्द गिर्द ये उसको डैमेज करती हैं। जब डैमेज करती हैं तो इसमें स्टमक अल्सर का चांस बढ़ जाता है, मैदे के अल्सर का। और दूसरी ये है कि किडनी प्रॉब्लम जो है ना, गुर्दे का फेलियर, वो बहुत कॉमन है इससे। कुछ लोग जो हैं वो जैसे ख़ास तौर पे जो जोड़ों की दर्द है
जोड़ों की दर्द के लिए 2-3 माह से अपनी मर्जी से दर्द की गोलियां खा रहे होते हैं, तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं कि जी मेरे पैर सूजने लग पड़े, मेरे सांस चल रहा है। तो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो गुर्दे जो हैं वो बिल्कुल एंड स्टेज पे होते हैं। ये देखिए नाजरीन के डॉक्टर साहब एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं, उनका शोबा है। ये जो हम लोगों ने आम काम शुरू किया हुआ है ना कि बस ज़रा सी कोई दर्द शुरू हुई तो हमने कोई ना कोई खुद ब खुद ही पेन किलर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है और आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम की तरफ भी लेके जा सकती है। डेंगू के हवाले से जी कोई आप में से कोई रिस्पॉन्स करे? डेंगू बेसिकली एक तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 10 डेज़ का कोर्स है, 10 to 14 डेज़ का। उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिजीज़ की सिवियरिटी क्या है। दो ही चीज़ों का बेसिक कंसर्न उसमें आपने देखना होता है, एक तो प्लेटलेट काउंट, एक स्पेसिफिक किस्म के सेल हैं जो गिरते हैं डेंगू में, और सेकेंडली पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस आपने, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें इंटरलिंक्ड है। हाइड्रेशन स्टेटस, ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट। जनरली यही होता है कि जिसका यूरिन आउटपुट एडिक्वेट है और प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए वो घर पे मैनेज करें। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, कोई लंबी चौड़ी दवाइयाँ इसमें है नहीं, ओआरएस का इस्तेमाल करें घर में। कैसे इसको इंक्रीज हो सकते हैं? सर भाई ये बेसिकली एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, कोई ऐसी दवाई अभी तक प्रूवन नहीं है। एक दो ड्रग्स के ट्रायल हैं बट कोई प्रूवन ड्रग नहीं है जो ये प्लेटलेट को इम्प्रूव करती है। ठीक है, उन्होंने एक डिजीज़ कोर्स के दौरान उन्होंने कम होना है, उसके बाद उन्होंने खुद ब खुद डिजीज़ रिकवर होने के बाद इम्प्रूव होना है। हाँ, एक एडिशनल चीज़ है, अगर किसी के प्लेटलेट बहुत कम हो, ब्लीडिंग टेंडेंसी आ जाए या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, फिर हमारे यहाँ प्रैक्टिस है एक मेगा यूनिट्स की प्लेटलेट अलहदा से किसी के खून से निकाल के लगा देते हैं। बट वो फ्रेश जूसेस वगैरह है, ये आमतौर पर हाइड्रेशन मकसद है ना कि पानी ज़्यादा पिए। अच्छा, जब वो जूस पिएगा तो पानी के साथ और भी न्यूट्रिएंट्स ज़ाहिर है उसको आएंगे तो अच्छा ये बताइए कि आमतौर पे घरों में काम करते हुए औरतें जो हैं वो चूल्हे का कोई ना कोई हिस्सा थोड़ा सा लग जाता है ना, साइड पे कोई पतीली उतार दे, तो कोई ख़ास कोई ऐसी क्रीम या कोई चीज़ है जो आमतौर पे इस्तेमाल करें? क्योंकि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक शॉपर, उसके अंदर बर्फ, बस उस बर्फ को आप अपने जले हुए हिस्से के ऊपर लगाना शुरू कर सकते हैं, उसको टगोर करें, इंशाल्लाह वो उसी से सेट हो जाए। नहीं जो कोई क्रीम वगैरह नहीं इसके ऊपर इस्तेमाल करनी चाहिए। पॉलीफेक्स लगा सकते हैं और लेकिन अगर कोई बस इतना सा जैसे कोई ना कोई हाथ लग जाता है बाजू का मैनेजमेंट के आप उसको कोल्ड जो है हाँ बताएं जी, जल्दी औरतें ठीक हों, वरना फिर उसका सारा नज़ला तो है वो बढ़ते ही पड़ता है। ये शादीशुदा अफराद तो बिल्कुल जानते हैं इसको कि उनका काफ़ी सारा नज़ला होता है। कुछ चीज़ें ऐसे जो होता है ना लिटरेचर का पार्ट नहीं होती, बट आप कह लें कि बड़े यूजफुल टोटके होते हैं। एक हमारे यहाँ ना स्किन को सेंसिटाइज करने के लिए यूज होती है एरोकेन जेल। उसमें होता है ब्लैक, जब बर्न होता है ना यूजुअली वो बेयर स्किन पे इतनी इफेक्टिव नहीं होती, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, बट जब बर्न होता है ना ऊपर से सुपरफिशियल तह उड़ जाती है और अंदर की तहें किसी हद तक बाहर आ जाती हैं। उस पर जब आप वो लगाते हैं ना एरोकेन जेल या लिग्नोकेन जेल, तो वो किसी हद तक एब्जॉर्ब भी होती है और जो पेन होती है ना उसको रिलीव कर देती है। मतलब जो सर ने बात की है उसके साथ लिग्नोकेन को एज पेन रेमेडी के तौर पे यूज किया जा सकता है। मैं जी आप कुछ बात कर रहे थे लिग्नोकेन जेल को मतलब जी ठीक हो। अच्छा जी, आंखों के गिर्द हल्के जो है पड़ जाते हैं, उस हवाले से कोई बाज़ लोग कहते हैं जी पानी शानी ज़्यादा पी लिया जाए, बाज़ कहते हैं कि ग्लासेस जो हैं वो लगी हुई हैं और लगा नहीं रहा, नज़र कमज़ोर है, तो क्या ये इसका कोई एक ख़ास सबब भी होता है कि या किसी ना किसी बीमारी की वजह से ये कुछ होता है? नॉन स्पेसिफिक सा हेल्थ का एक फीचर है, बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, स्पेसिफाई करना मुश्किल होता है। आप जनरली अपनी लाइफ रूटीन और अपनी जो एक लाइफ स्टाइल है और न्यूट्रिशनल स्टेटस को बेहतर करें, यही इसका हाइड्रेशन जो है ना खासतौर पे पानी का इस्तेमाल करें, नींद पूरी करें, वॉक करें, उससे अपने आम रूटीन को थोड़ा सा चेंज करें। हमारा आजकल जो लाइफस्टाइल है आम रूटीन में जो लोगों का होता है वो बड़ा सेडेंटरी सा होता है, मतलब सारा दिन बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, तो वो फिर ये सारी चीज़ें उसके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक़्त का, और नाज़रीन कराम आप लोगों का भी उम्मीद है आपके बहुत से बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल हुए होंगे। और इसका ख़ुलासा ये है कि हर शोबे में कुछ इस्लाहात की ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स के शोबे में भी है, और डॉक्टर्स को कुछ पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो मुकम्मल 100% जो है वो परफॉर्म नहीं कर सक रहे होते, और उसमें हम लोगों का भी कसूर है, हमें भी ताउन करना चाहिए। एक अरबी का एक मशहूर जुमला है, लिकुल्ली फ़न्न रिजाल, हर फ़न के कुछ अफराद होते हैं, उन अफराद ही से कंसल्ट करना चाहिए।
और ये आखिर के अंदर भी यही जो आपके कुछ अमूमी मसाइल थे जो मेरे हेल्थ के हवाले से पेश आते थे, उसका भी आखिर वही नतीजा है कि लिकुल्ली फ़न रिजाल, आप इब्तदाई तौर पे को थोड़ा बहुत ये काम कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लें और उनसे प्रेस्क्राइब कराएं। यही बेहतर है ना कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं और वहाँ पर जाके जो है उसी से पूछते फिरें, कोई अताई को, घर के टोटके को, इस तरह का कोई काम ना करें। हाँ, कोई बेज़रर किस्म की चीज़ होती है तो उसको इस्तेमाल कर लेना तो वो एक दुरुस्त अमल है, लेकिन बिल्कुल ख़ुद ही एक तवील अरसा पेन किलर खाते रहे, एक तवील अरसा ख़ुद ही जो कोई भी एंटीबायोटिक लेनी शुरू कर दी, बाद में कहा ये मेरे पे असर नहीं कर रहे, तो हमें जाना चाहिए लिकुल्ली फ़न रिजाल, हर फ़न के कुछ माहिर हैं, उन मुतखस्सिसीन के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। और आप ज़रूर मज़ीद कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।